नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। तो इसके पहले साइंस में मैं न्यूटन्स के द्वितीय नियम की चर्चा कर चुका हूं। द्वितीय नियम में हम लोग संवेग भी देख चुके हैं, जो कि द्रव P=m/v होता है, और यहाँ पर आवेग भी देख चुके हैं, जो कि संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, या कह सकते हैं बल गुणे समय के बराबर होता है। आज हम देखेंगे संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए, जैसे अगर दो पिंड हैं, हमारे पास दो वस्तुएं हैं और इन पर बाहर से कोई बल ना लगाया जा रहा हो, अगर इन पर बाहर से कोई बल ना लगाया जा रहा हो तो क्या होता है कि इनका संवेग हमेशा नियत रहता है। जैसे कि मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m1 है, ये किसी u1 वेग से आगे बढ़ रही है, और इसका द्रव्यमान m2 है और ये किसी u2 वेग से आगे बढ़ रही है, और कुछ समय बाद मान लेते हैं दोनों में टक्कर हो जाती है। कोई बल नहीं यहाँ लगाया जा रहा है, लेकिन दोनों में क्या हो गई, टक्कर हो गई। तो टक्कर होने के बाद क्या होता है कि m1 वाली वस्तु का वेग v1 हो गया, मान लीजिए वेग बदल गया, और m2 वाली वस्तु का वेग v2 हो गया। जाहिर सी बात है, टक्कर होता है तो किसी का वेग कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर वेग बदल गया। तो ऐसे में क्या होता है, टकराने से पहले का कुल संवेग मतलब पहली वस्तु में जो संवेग होगा m1 u1 होगा, और दूसरी वस्तु में जो संवेग होगा m2 u2 होगा, और टकराने के बाद का कुल संवेग यानी कि पहली वस्तु का संवेग m1 v1 और प्लस दूसरी वस्तु का संवेग m2 v2। इस तरह से ये टकराने के पहले का कुल संवेग जो होता है टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। अगर देखिए, पहली वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में भी उतना ही संवेग परिवर्तन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे हम क्या किए, यहाँ पर हमारे पास है m2 u2, m1 u1 है, यहाँ पर हम m1 वाले को इसके पास लाएंगे तो माइनस m1 v1 कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास है m2 v2, इसको m2 वाले को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस m2 u2। तो देखिए, ये पहली वस्तु में संवेग परिवर्तन है, दूसरी वस्तु में संवेग परिवर्तन है। जितना पहली वस्तु में संवेग में बदलाव होता है टकराने के बाद, उतना ही दूसरी वस्तु में भी संवेग में बदलाव होता है, बशर्ते दोनों की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाता है। जब इसको हम यहाँ पर m1 v1 को पहले करेंगे, m1 u1 को बाद में करेंगे, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये बन जाएगा। तो ये होता है। और यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, जैसे ये गेंद को कैच कर रहा है, तो कैच कर रहा है तो इसके हाथों में जब ये गेंद आएगी, अगर अचानक से हाथ को बिल्कुल टाइट रखेगा तो गेंद आएगी, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा संवेग इसमें उत्पन्न हो जाएगा, या कह सकते हैं यहाँ पर आवेग वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आवेग बहुत ज़्यादा यहाँ अचानक से उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर इसका संवेग जो होगा अचानक से शून्य हो जाएगा, संवेग अचानक से 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आवेग बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण इसके हाथ में चोट लग जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब हम इसी को हाथ को धीरे धीरे पीछे लाते हैं तो जो बहुत ज़्यादा बल लगना होता है उस बल को लगने में समय लगेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे पकड़ेंगे। जब समय लगेगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो आवेग का प्रभाव, आवेग तो उतना ही आएगा लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाएगा और हाथों में चोट नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें होती हैं, इसी को हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी वस्तु पे बाह्य बल ना लगाया जाए तो संवेग हमेशा नियत रहता है, यानी टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। जैसे मान लेते एक बंदूक है, बंदूक से जो गोली छूटती है उसका, बंदूक की गोली का द्रव्यमान m है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है, तो ये जो संवेग उत्पन्न होता है गोली में, ये आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न होता है, जो गोली का संवेग होता है mv, और इतना ही संवेग गोली बंदूक पर पीछे की दिशा में लगाती है, पीछे की दिशा में संवेग लगाती है। तो दोनों में संवेग परिवर्तन बराबर होता है। अगर बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M मान ले, इसका वेग कैपिटल V मान ले, तो दोनों का संवेग आपस में बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। अब देखिए, आप कहेंगे कैसे, गोली तो बहुत तेजी से जाती है और एक आदमी को भेदते हुए निकल जाती है, चीरते हुए, घायल करते हुए। देखिए भाई, बंदूक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होने के कारण बंदूक का वेग कम हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये, बंदूक को हम शरीर से, जो बंदूक चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको कंधे से लगा के रखता है, जिससे बंदूक का द्रव्यमान और इस शरीर का द्रव्यमान दोनों एक होकर बढ़ जाता है। तो ऐसे में भी इस पर झटका कम लगता है, वेग कम इसका होता है। ठीक है, तो ये होता है। इसी तरह का न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ,
जिसे भाई क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि जितना हम क्रिया करते हैं उसके विपरीत दिशा में अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो इसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति पर को अगर हम मारते हैं और कोई एक्शन होता है तो उतना रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और इसके साथ ही और अगर देखा जाए, जैसे मैं किसी व्यक्ति के गाल पर क्या हुआ, एक तमाचा जड़ दिया, तो मेरे हाथ पर भी उतना ही बल लगता है। मैं इधर अगर F1 जड़ा तो विपरीत दिशा में गाल पर मेरे F2 उतना ही बल लगता है। दोनों बल बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे की दिशा विपरीत होती है, इसलिए हम माइनस कर देते हैं। तो कहने का मतलब हम जितना किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं उतना ही वह वस्तु हम पर प्रतिक्रिया करती है। तो F1 और F2 दोनों बल आपस में बराबर होते हैं क्रिया प्रतिक्रिया वाला, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है, दिशा विपरीत होती है, इसलिए माइनस लगा देते हैं। तो ये बंदूक में भी वही होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है या संवेग संरक्षण का नियम लगता है। ये दोनों हम देख सकते हैं। और जैसे एक इसको हम एक नियम से समझते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास दो कमानीदार तुला हैं, तो दो कमानीदार जो तुला हैं, तो इस तुला में एक तुला को हम किसी जगह से स्थिर कर दे, दूसरे तुला को उंगली से खींच के तेजी के साथ इसको अगर हम खींचें, इसमें एक तनाव दें, तो तनाव का रीडिंग कुछ मिलेगा। रीडिंग मतलब पाठ्यांक, यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेगा जिसको हम पाठ्यांक कहते हैं। तो इसमें जितना पहले वाले में तनाव उत्पन्न होगा वो जाके दूसरे में भी उतना ही तनाव पैदा करेगा। तो ये एक दूसरे के बस विपरीत तनाव होंगे। ठीक है, तो यही होता है क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे आप कभी देखते हो किसी नाव पर आप बैठे हो, नाव से नाव एकदम जमीन पर आएगी नहीं किनारे, नाव से आप जंप करके आगे की ओर जाओ। जब आप आगे की ओर जाने की कोशिश करते हो तो होता क्या है कि पैर के द्वारा नाव पर एक बल लगाते हैं और नाव हमारे ऊपर बाहर की ओर बल लगाती है। तो नाव हमारे ऊपर बाहर की ओर बल लगा के जब हम आगे की ओर कूदते हैं तो हमारे पैर से नाव पर भी पीछे की ओर बल लगता है। ठीक है, जिससे नाव भी पीछे की ओर जाती है और हम आगे की ओर जाते हैं। तो यही होता है कि हम क्रिया कर रहे हैं और पीछे क्या हो रही है, प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप किसी चीज पे बैठे हो, यहाँ पर आराम से बैठे हो, आपका भार नीचे काम कर रहा है और ये जो टेबल है ये आपके भार के बराबर ऊपर क्या हो रहा है, एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन लगा रहा है। अगर दोनों बराबर हैं, हमारा वेट और हमारे पर लगने वाला रिएक्शन बराबर है, तब तो हम इस पर स्थिर बैठे हैं। अगर बाई चांस हमारा वेट ज़्यादा हो गया और रिएक्शन ये उतना नहीं लगा पाया हमारे पीछे, ठीक है, जो हम बैठे हैं, तो क्या करेगा, हम इसको तोड़ के धड़ाम से नीचे गिरेंगे। तो ये स्थिति होती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया वही है कि हम पर क्या होते हैं कि ये बराबर बल लगते रहते हैं। हम जितना उस पर बल लगाएंगे वो भी हम पर उतना ही बल लगाएगा। जैसे एक क्या होता है कि मान लीजिए कोई कुआं है, ठीक है, यहाँ कुआं है और कुआं से पानी भर रहा है। कोई यहाँ पर पिलर वगैरह लगा है, इस पे एक घिरनी लगी होती है, तो यहाँ से पानी भर रहे हो, यहाँ पर बाल्टी डाल दिया गया। अब पानी भरने वाला इंसान क्या कर रहा है, पानी खींच रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये रस्सी पर एक तनाव पैदा कर रहा है, एक बल लगा रहा है कहने का मतलब। और रस्सी भी क्या हो रहा है, उस पर एक बल लगा रही है, दोनों एक दूसरे में बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अचानक से अगर रस्सी टूट जाती है तो ये जो बल होता है रस्सी पर जीरो हो जाता है। हमारा रस्सी पर लगा बल जीरो हो जाता है, तो पूरा ये जो बल इस पर लगता रहता है ये पीछे की ओर लगता है और हम धड़ाम से पीछे की ओर गिरते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया में हम समझ सकते हैं। और बहुत चीज़ें हैं समझने के लिए, जैसे कि एक रॉकेट होता है। रॉकेट आप देखे हो, तो रॉकेट में क्या होता है कि जब ईंधन जलाते हैं तो बहुत सारी मात्रा में यहाँ से गैस निकलती है, बहुत सारी मात्रा में गैस बहुत तीव्र गति से निकलती है और ये एक ऊपर की ओर एक संवेग पैदा करती है। जब बहुत तेजी से क्या होता है गैसें निकलती हैं तो रॉकेट ऊपर की ओर, इस पर एक प्रतिक्रिया बल, इन गैसों के माध्यम से एक प्रतिक्रिया बल लगता है और रॉकेट तेजी से ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, तो
ऊपर की ओर जितना जाता है और अधिक गति से ऊपर की ओर भागता ही जाता है, इसकी स्पीड बढ़ती ही जाती है। ये इनके कारण, ये जो गैसों का पीछे एक झोल निकलता है, इसी के रिएक्शन के कारण होता है। यहाँ पर जो ये क्रिया हो रही है पीछे की ओर रॉकेट के द्वारा, तो ये गैस जो है उस पर एक रिएक्शन भी कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जिससे ये ऊपर की ओर भाग रहा है। तो ये पूरी क्रियाएं होती हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। तो हम देखते हैं कि इसके चक्कर, जितना बल पृथ्वी चंद्रमा पर लगाएगा, चंद्रमा भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाएगा, और ये लगातार होता रहता है, जिससे क्या चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के सागरों में क्या होता है, बड़े बड़े ज्वार और भाटाएं देखने को मिलती हैं। जो लहरें उठती हैं खूब तेजी से, वो ज्वार होती है, और जो गहराई में जाता है उसको भाटा कहते हैं। तो ये आकर्षण शक्ति के कारण ही होता है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का ही एक रूप है। तो इस तरह से बहुत से दैनिक जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। तो अभी ये क्रिया प्रतिक्रिया जो न्यूटन्स थर्ड लॉ था, ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। जेट हवाई जहाज भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये न्यूटन का जो गति का नियम था, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम जल्द ही लेकर आएंगे। आप वीडियो को देखिए और विज्ञान का आनंद लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।